विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे थे। पीछे के जो है लेक्चर में अपन ने जो है आपके न्यूमेरिकल कर लिए थे। इस पार्ट से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न है संभावित है वो सारे अपन ने आंकिक प्रश्न किए थे। आज जो अपना है इस पार्ट का जो है लास्ट टॉपिक मान लो, या इससे जो है एक टॉपिक और रहेगा छोटा सा, तो अपना जो है ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष। अभी तक अपन ने जो है पढ़ा था आपके ठोस किस प्रकार से होते हैं, उनकी संरचनाएं, संकुलन, समताएं। अब जो आज अपना जो है यहाँ से जो है पाठ का थ्योरेटिकल रूप से जो है नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है आपका ठोसों में अपूर्णता, यानी कि उसकी संरचना में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि डिफेक्ट आ जाते हैं उसकी संरचना में, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर है वो डिफेक्टफुल हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपूर्णता या क्रिस्टल दोष से कहा जाता है। ये क्रिस्टल दोष में अपूर्णता या दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो अपन जानते हैं ठोसों में जितने भी आपके अवयवी कण होते हैं या ठोस की जो संरचना है उसमें अपन जानते हैं जो आपका क्रिस्टल जालक होता है, और क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, समान जो है हर एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर आपके जालक बिंदु रहते हैं, और जो है समान प्रकार की जो है एक कोष्टिकाएं उनमें व्यवस्थित रहती है। इनकी ठोसों की अपूर्णता को अगर अपन परिभाषित रूप से समझे तो क्या होगा कि ठोसों में क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक में समान प्रकार के जालक बिंदु और समान प्रकार की एक कोष्टिकाएं एक नियमित सुव्यवस्थित व्यवस्था में जो है आपके व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है आपका सिर्फ, यानी कि अपन जानते हैं ठोसों में जो भी आपके अवयवी कण हैं, अगर मैं ठोसों के अवयवी कणों की बात करूं, या ठोसों में अपन जानते हैं बहुत सारी एक कोष्टिकाएं इस प्रकार से अवयवी कण होते हैं आपके। ठोसों में ये आपके अवयवी कण हैं। अब अपन जानते हैं ये एक निश्चित पैटर्न में आपके जो है इस प्रकार से बने हुए, और इनमें क्या होगी, समान प्रकार की एक कोष्टिका होगी, यानी कि एक कोष्टिका है उसका पैटर्न भी समान रहेगा, यानी कि एक कोष्टिका अन्य एक कोष्टिकाओं से विभाजित रहती है, तो समान प्रकार की एक कोष्टिका और समान जालक बिंदु है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, सुव्यवस्थित तरीके से आपके व्यवस्थित रहते हैं। सारे के सारे जो क्रिस्टल जालक में, यानी कि ठोसों में क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल जालक, ये हो जाएगा क्रिस्टल जालक। परिभाषा को एक दूसरे से रिलेट करना है, लिखवा नहीं रहे, इनसे समझना है कि ठोसों में जो क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें समान प्रकार की एक कोष्टिका वे समान जालक। यहां से अपन चलते हैं कि ठोसों में जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में समान प्रकार की एक कोष्टिकाएं और समान जालक है आपके सुव्यवस्थित तरीके से आपके जो है उसमें रहते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस पर टेम्परेचर पर होता है आपका, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन जिसको परम शून्य ताप भी कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार की जो स्थिति है वो आपकी परम शून्य ताप पर ही होती है। तो इस प्रकार का ठोस जिसमें क्रिस्टल जालक में समान प्रकार की एक कोष्टिकाएं वे समान जालक सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, ऐसा सिर्फ किस पर रहता है आपका, परम शून्य ताप पर ऐसा होता है, तो उस क्रिस्टल को कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि ठोसों में क्रिस्टल जालक में समान प्रकार की एक कोष्टिकाएं समान जालक बिंदु सुव्यवस्थित तरीके से आपके रहते हैं, तो ऐसा है आपका परम शून्य ताप, यानी कि 0 केल्विन पर होता है। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल है वो क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस केल्विन पर ही कोई क्रिस्टल है वो आपका आदर्श क्रिस्टल है। अगर इस टेम्परेचर से अगर अपन ऊपर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी कि परम शून्य ताप से अगर मैं ताप को क्या कर देता हूं, अधिक कर देता हूं, ताप को क्या कर देता हूं, अधिक कर देता हूं, तो इस आदर्श क्रिस्टल में, जो ठोस में आदर्श क्रिस्टल है, इस आदर्श क्रिस्टल में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है। ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण क्या है, इस पूरे क्रिस्टल में दोष जो है आपका बनता है या दोष उत्पन्न होता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका क्रिस्टल दोष कहा जाता है।
या ठोस में अपूर्णताएं। अब ये दो से अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होता है। पहले अपने को ये देखना है कि ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष को अपन परिभाषित कैसे करेंगे। तो ठोसों में जो क्रिस्टल जालक है उसमें समान प्रकार की एक कोशिका समान जालक है, सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं और ऐसा सिर्फ कहां पर होता है, परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ऐसा होता है। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को परम शून्य ताप से अधिक ताप कर देता हूं तो ये जो पूरी व्यवस्था थी इस व्यवस्था में क्या उत्पन्न हो जाता है, विचलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है ठोस है उसमें दोष उत्पन्न होता है और दोष उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल दोष कहा जाता है। तो ये होगी आपकी यहाँ पर इसकी जो है ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल दोष की परिभाषा। अब ये दोष देखो अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस दोष की बात करूं तो आपकी जो है ये ठोसों में जो आपकी अपूर्णताएं या दोष या जो है दोष बोल दो या इसको त्रुटि बोल दो, ये आपकी मुख्य रूप से जो है अपन देखते हैं दो प्रकार के, आगे और भी आएंगे। तो ठोसों में जो है दोष बोल दो या अपूर्णता या त्रुटि, ठोसों में त्रुटियां दो प्रकार की होती है। ठोसों में त्रुटियां दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो पहली आपकी त्रुटि है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, और दूसरी है आपकी परमाणिक या बिंदु त्रुटियां। यानी कि ठोसों में त्रुटियां दो प्रकार की होती है, पहली है आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और दूसरी है आपकी परमाणविक या बिंदु त्रुटियां इसको कहा जाता है। अब ये त्रुटियां किस प्रकार से होती है तो सबसे पहले अपन यहां पर जो है समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों को। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां नाम से स्पष्ट है किसके कारण होगी त्रुटि, इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। और इलेक्ट्रॉन के कारण किस प्रकार से होगी तो अपन ने देखा था कि 0 डिग्री जो है आपका 0 केल्विन यानी कि परम शून्य ताप पर कोई क्रिस्टल है वो आपका आदर्श क्रिस्टल होता है। यानी कि परम शून्य ताप पर कोई क्रिस्टल है आदर्श क्रिस्टल होता है। इससे अधिक अगर अपन टेम्परेचर कर देते हैं तो उस क्रिस्टल में आपका दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन है क्रिस्टल दोष या त्रुटियां भी कहते हैं। दो प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु। इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होता है तो अपन जानते हैं 0 केल्विन यानी कि परम शून्य ताप पर कोई क्रिस्टल है आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं मान लो इस जो है ये क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल में क्या कर देता हूं, अगर इसका टेम्परेचर है मैं इस टेम्परेचर से अधिक कर देता हूं, यानी कि इसका ताप है परम शून्य ताप से अधिक कर देते हैं, परम शून्य ताप से अधिक कर देते हैं इसके जो है क्रिस्टल के ताप को। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे तो जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में थे, कि उनको कोई जो है अपन ने जो है जब तक वो इस टेम्परेचर पर रहते हैं आदर्श क्रिस्टल यानी कि पूरी तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस टेम्परेचर से अधिक करूंगा यानी कि परम शून्य ताप से अधिक ताप करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर में पड़े हुए थे वो ताप को पाकर यानी कि ऊर्जा पाकर के कहां पर चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। यानी कि 0 केल्विन पर आपका परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस परम शून्य ताप से अधिक ताप करता हूं तो उससे जो है ठोस या उस जो आपकी संरचना में जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाते हैं, ऊर्जा पाकर के कहां पर चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में आपके चले जाते हैं। अब देखो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, गतिशील होगा। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाने से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गतिशील होगा। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं कि आपका जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन को क्या करते हैं, अगर मान लो इसको कोई ऊर्जा नहीं दे रखी है तो इसका इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में है। लेकिन जैसे इस सिलिकॉन को अपन क्या करते हैं, एक जो है टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से अधिक अपन अगर इसको टेम्परेचर देते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, ये जो आपका सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। इसका मतलब है सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ताप को पाकर के क्या हो जाता है, जो है गतिशील हो जाता है, यानी कि मुक्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं।
तो देखो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कैसे बनेगी कि 0 केल्विन पर जो परम शून्य ताप पर आपका ठोस में जो क्रिस्टल है आदर्श क्रिस्टल होता है, जैसे इस टेम्परेचर से अपन अधिक ताप देते हैं यानी कि परम शून्य ताप से अधिक ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे कि आपका जो शुद्ध सिलिकॉन है, अगर अपन इसको क्या करते हैं टेम्परेचर देते हैं इसके परमाणु को, तो उसमें से क्या होते हैं ऊर्जा पाकर के जो है इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर चले जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर में, और इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा मुक्त होगा, और मुक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गति करेगा, और गति करने के कारण सिलिकॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति होती है तो इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रवाह के कारण ये कैसा गुण प्रदर्शित करेगा विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेगा आपका। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ गतिशील हुआ, उसके कारण विद्युत की चालकता को क्या करेगा प्रदर्शित आपका ये करता है। अब तो जो आपका ये मान लो इस प्रकार की संरचना है, इसमें आपका सिलिकॉन दे रखा है, ये मान लो सिलिकॉन के अणु है, तो सिलिकॉन के अणु क्या हुआ यहां से इलेक्ट्रॉन है मुक्त हो गया, और मान लो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसके अंदर गति कर रहा है, यानी कि इस जगह इस अणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन था लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए और इस प्रकार से गति कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पूरे इस जो है क्रिस्टल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं। तो गति करने से जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इस यहां पर क्या बन जाएगा छिद्र बन जाएगा, या इसको क्या बोलेंगे होल, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां से यहां से निकलते हैं उस जगह क्या बन जाएगा छिद्र या होल बन जाएगा, और इन छिद्र या होल को ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहा जाता है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आपके यहाँ से जो है गति करेंगे तो इनको यहाँ से निकलना होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा अपनी जगह है उसको छोड़ करके जाएगा, और जगह छोड़ करके जाएगा तो मान लो यहाँ पर जो है आपका हल्का सा क्या बन जाता है छिद्र बन जाता है या होल बन जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहा जाता है। तो दोबारा से एक बार इसको अपन देखते हैं कि त्रुटियां ठोसों में त्रुटियां दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और परमाणु या बिंदु त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों की बात करते हैं, नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तो अपन जानते हैं 0 केल्विन यानी कि परम शून्य ताप पर कोई क्रिस्टल है आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है, और जो है अगर अपन इससे अधिक टेम्परेचर कर देते हैं परम शून्य ताप से तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है आपके निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन को अगर अपन है अगर वो उदासीन अवस्था में है तो वो कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लो अपन इसको क्या करते हैं परम शून्य ताप से अगर इसको अधिक ताप देते हैं तो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर में थे किस में आ गए उच्च ऊर्जा स्तर में। कहने का मतलब क्या हुआ उसमें से क्या मुक्त हो गए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, और मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं गतिशील होते हैं, यानी कि इस प्रकार से गति करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो ये क्या प्रदर्शित करेगा विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेगा। अब बताओ इस पूरे क्रिस्टल जालक में जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वहां से क्या बनेगा आपका इस प्रकार से छिद्र बन जाएगा। मान लो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी जगह ये क्या बन जाएगा इसमें छिद्र या होल बन जाएगा। इन्हीं को क्या कहा जाता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहा जाता है। बाकी इसकी जो थ्योरेटिकल रूप से जो आपको पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं उन पीडीएफ नोट्स में जो है आपकी स्कूल के जो है व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जाकर आप पीडीएफ नोट्स ले भी सकते हो, और जो स्टूडेंट है उनको बराबर है पीडीएफ नोट्स दिए भी जा रहे हैं, तो वहां पर आप जो है इसकी आपकी परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों की सही तरीके से आपकी परिभाषा पूरी थ्योरेटिकल रूप से जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखनी होती है उस प्रकार से जो है आपकी परिभाषा वहां पर दे रखी है, तो उसको ध्यान से समझना और फिर ये चीज जो बता रखी है इस चीज को समझना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं इसके कुछ अन्य भी अपने प्रयोग है, तो उसको अपन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं इनके क्या क्या आपके उदाहरण बनते हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं इनके उदाहरण क्या क्या होंगे या इनके अनुप्रयोग कहां पर होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के जो है कि ये ठोस से इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां प्रदर्शित करते हैं तो इनके इस गुण को जो है कहां पर यूज कर सकते हैं। क्यों अपन जानते हैं आदर्श क्रिस्टल है उससे तो अपने को क्या मिलेगी त्रुटियां, तो इसकी त्रुटियों को भी अपन यूज करके दैनिक जीवन में बहुत जगह इसको काम में ले जा सकते हैं। यानी कि आदर्श क्रिस्टल है वो तो काम में आ रहा है, लेकिन आदर्श क्रिस्टल में अगर कोई त्रुटि भी बन गई या दोष भी उत्पन्न हो गया उस दोष से भी अपन है कई चीजें हैं आपके यहाँ पर कर सकते हैं और वहीं से ही आपका प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट जो अपन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के अनुप्रयोग या इनका यूज है आपका कहां कहां पर होता है, तो अपन उस पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के अनुप्रयोग की अगर अपन बात करते हैं तो अपन जानते हैं जैसे उदाहरण के लिए अपने सिलिकॉन
और जर्मेनियम, अगर मैं इसकी बात करूं तो सिलिकॉन के संयोजी कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के संयोजी कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके उपस्थित रहते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर ये मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर शुद्ध अवस्था में है, यानी कि बिल्कुल प्योर है, फिजिक्स में भी रहेगा आपका अर्धचालक नाम से टॉपिक है, उस पार्ट में जो आप और अच्छे से समझा रखा है, अपना केमिस्ट्री में आपका आ रखा है अर्धचालक आएगा, तो इसमें अपन है जो है ज्यादा आपका विस्तार से नहीं दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से आपका फिजिक्स में जो है अर्धचालक और जो है कुचालक का टॉपिक आपका आ रखा है। तो ध्यान देना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के संयोजी कोष में 4-4 इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित रहते हैं। अगर बात करूं इन दोनों, अगर ये मान लो शुद्ध अवस्था में है तो शुद्ध अवस्था में है, और अगर निम्न ताप पर इनको दे रखा है, यानी कि ये जो आपके एलिमेंट है शुद्ध अवस्था में और निम्न ताप पर अगर ये रहते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, कम चालकता प्रदर्शित करते हैं, कि यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर आपकी शुद्ध अवस्था या इनको निम्न ताप दिया जाता है या निम्न ताप पर अगर ये रहते हैं तो ये आपकी क्या करते हैं, बहुत कम चालकता है आपकी प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इनकी चालकता को अपन बढ़ा सकते हैं। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनमें क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, और अशुद्धि मिलाने से क्या हो जाएगी, इनकी चालकता है वो आपकी बढ़ जाएगी। अशुद्धि मिलाने से चालकता कैसे बढ़ेगी, या फिर इसको टेम्परेचर देंगे तो यानी कि निम्न ताप से क्या कर देंगे, उच्च ताप कर देंगे, तो भी इसकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो देखो शुद्ध अवस्था में है, अगर अपन ने इसमें अशुद्धि मिला दी तो चालकता बढ़ जाएगी। एक आपका ये निम्न ताप पर है, अगर मैंने इसको उच्च ताप दे दिया, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम निम्न ताप पर है, अगर अपन ने इसको क्या कर दिया, उच्च ताप दे दिया, तो उच्च ताप देने से इसकी चालकता बढ़ जाएगी। उस ताप देने पर भी इसकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो चालकता किस प्रकार से बढ़ेगी, क्यों टेम्परेचर को अपन जो है ताप ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर क्या मुक्त होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और गतिशील होने के कारण है इस सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रश्न ये बन सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनकी चालकता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो एक तो अपन इसमें अशुद्धि मिला करके इसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं, दूसरा इसके निम्न ताप को अगर अपन है थोड़ा इसको टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनकी चालकता है आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसे अनुप्रयोग क्या और भी तत्व आपके प्रदर्शित करते हैं, तो और भी आपके तत्व इस प्रकार से संयोजित होकर के, यानी कि ये तो जो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, कुछ अन्य तत्व हैं जो आपके वर्ग के, उनको अगर अपन एक साथ जोड़ दें तो भी आपकी जो वो क्या है, आपकी चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। और वो भी चालकता प्रदर्शित करने का कारण क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कैसे होगी, कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पर क्या बनेंगे, छिद्र। तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण जो आपकी त्रुटि उत्पन्न होती है वो त्रुटि क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहलाती है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहलाती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकता है, ये अपन आगे भी करेंगे जो आपके दोष में। और फिर है कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको भी आपस में संयोजित करके और उनकी भी जो चालकता है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कौन कौन से तत्वों की बात करता हूं, तो मैं अगर यहां पर आपके उदाहरण लेता हूं, इधर लिखता हूं वर्ग 12, वर्ग 13 के तत्व, या वर्ग, चलो सीरियल वाइज लेते हैं, वर्ग 15 और वर्ग 16, इनको अपन है यहां पर आपके यहां पर लेते हैं कि वर्ग 12, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15 और वर्ग 16, इनके तत्वों का अपन उदाहरण लेते हैं। तो वर्ग 12 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ग 12 आपका कौन सा होगा, वर्ग 12 कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, आप अपन जानते हैं वर्ग फर्स्ट और सेकंड है एस ब्लॉक का तत्व है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि वर्ग 12 आपका कहां पर आएगा, डी ब्लॉक का तत्व रहेगा। और वर्ग 13 से लेकर के और कहां तक 18 तक कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। तो ये आपके हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व।
और ये हो जाएगा आपका जो है डी ब्लॉक का तत्व। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं, अगर आपकी जो है इस प्रकार से जो है 3D श्रेणी है तो जिंक होगा, 4D श्रेणी है कैडमियम और 5D है तो क्या हो जाएगा आपका जो है Hg यानी कि 12। ये जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे अपना, वहां पर भी ये आएगा। एक बार आपको सिंपल याद रखना है, जिंक कैडमियम पारा ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? वर्ग 12 के तत्व हैं। फिर मैं बात करता हूं, यहां पर अपन लेते हैं अगर जो है जिंक के साथ में जो है वर्ग 13 की मैं बात करता हूं तो वर्ग 13 में अपन जानते हैं क्या होता है? कार्बन, कार्बन और कार्बन के बाद में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये क्या हो जाएंगे? वर्ग 13 के तत्व हो जाएंगे। फिर आपके वर्ग 14 की मैं अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये क्या हो जाएंगे? वर्ग 14 के तत्व हो जाएंगे। वर्ग 15 की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी और उसके बाद में बिस्मिथ। फिर वर्ग 16 की मैं बात करता हूं तो वर्ग 16 में अपन क्या देखते हैं? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इस प्रकार से आपके सामने देखो वर्ग 12 दे रखा है, 13, 14, 15 और 16 उसके तत्व आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अपन है किस किस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर अपन है संयोजन करके और यौगिक बना सकते हैं जो कि आपकी जो है चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? जिंक अगर अकेला जिंक है तो उदासीन होगा, क्यों? परमाणु हमेशा क्या रहता है? विद्युत का उदासीन रहेगा, यानी कि ये विद्युत उदासीन है। इसके साथ में और कोई दूसरा तत्व आएगा, वो भी आपका अकेला है, स्वतंत्र अवस्था में है तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो इसकी जो है चालकता को बढ़ाया जा सकता है अगर इन जो है वर्गों के तत्वों को अगर अपन आपस में क्या कर दे? संयोजित कर दे तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के आपके आधार पर होगा। तो अपन है कौन कौन से वर्ग के शुद्ध अवस्था में जो है अपन 13 और 15 को मिला दे, यानी कि वर्ग 13 और 15 को अगर मैं मिला देता हूं आपस में, या फिर मैं किसको मिला देता हूं? आपका यहाँ पर वर्ग 12 और वर्ग 16 है, उनको भी अपन है आपस में मिला देते हैं तो भी आपका क्या हो सकता है? यहां से जो है परमाणविक या बिंदु त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। तो वर्ग 12 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ग 12 में देखो क्या है? जिंक, कैडमियम, Hg। वर्ग 12 को वर्ग 16 से, वर्ग 12 एवं वर्ग 16 इनके तत्वों को अगर अपन आपस में मिलाते हैं, यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको, इधर लिख देता हूं, वर्ग 12 एवं वर्ग 16 इनके तत्वों को अगर आपस में संयोजित कर दिया जाए तो संयोजन से जो पदार्थ बनेगा वो विद्युत की क्या करेगा? चालकता है उसको प्रदर्शित करेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। इससे सीधा है प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग 12 और वर्ग 16 के संयोजन से जो पदार्थ बनता है उसका नाम लिखिए, सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, उसके लिए आपको फिर जो है आवर्त सारणी पूरी याद होनी चाहिए। और आवर्त सारणी है 11th क्लास में आप सब पढ़ करके आए हो, जिसमें अपने पी ब्लॉक भी अलग से पढ़ा है, एस ब्लॉक है उसमें पी ब्लॉक में अपन ने 13 और 14 पढ़ा है, एस ब्लॉक कंप्लीट किया है। डी ब्लॉक के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में भी आवर्त सारणी में ये सारे तत्व हैं। आपने 11th क्लास में जो है इनके नाम, इनके परमाणु क्रमांक, ये सारी चीजें आपको जो है 11th क्लास में जो है पढ़ाई गई है और वहां पर आपको जो है अच्छे से ये आने भी चाहिए। तो वर्ग 12 और 16 की बात करता हूं तो वर्ग 12 और 16 में देखो कि वर्ग 12 के साथ में जिंक के साथ में क्या हो जाएगा? जैसे सल्फर में जोड़ देता हूं ZnS, तो वर्ग 12 और 16 यानी कि इधर से मैंने जिंक लिया, इधर से मैंने क्या ले लिया? सल्फर ले लिया, तो उससे आपका जिंक सल्फाइड बनेगा। और कैडमियम के साथ में सल्फर ले लो तो कैडमियम सल्फाइड CdS बनेगा। कैडमियम के साथ में सेलेनियम ले लो तो आपका क्या बन जाएगा? कैडमियम जो है इस प्रकार से सेलेनियम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं? ये वर्ग 12 और वर्ग 16 के संयोजन से बने पदार्थ हैं जो कि विद्युत की क्या करते हैं?
चालकता को प्रदर्शित करते हैं और इसके आधार पर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से जो नया पदार्थ बना उसका दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा आपका उपयोग में जो है आपका ये आता है। तो देखो वर्ग 12 और 16, वर्ग 12 डी ब्लॉक की लास्ट वाले तत्व रह जाएंगे, ये 3D का, ये 4D, ये 5D, और वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार, तो इसमें से जिंक के साथ में देखो ZnO भी बन सकता है, जिंक के साथ में ऑक्सीजन हो गया, और जो है कैडमियम के साथ में सल्फर ले लिया, कैडमियम के साथ में सेलेनियम ले लिया, इस प्रकार से बाकी अपन नीचे जाएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे, ज्यादातर आपके हैं यही आपके ज्यादा बनते हैं, ZnO भी बन सकता है। तो ये हो गया आपका वर्ग 12 और 16 से बने उनके संयोजन से बने पदार्थ जो कि क्या करते हैं, विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। अब अपना जो है अगला जो है इसका अनुप्रयोग रहेगा, वो आपका अनुप्रयोग क्या रहेगा, जिसमें अपन क्या करेंगे, समय जो है 13 और 15 को जो है अपन आपस में जोड़ेंगे, यानी कि वर्ग 13 और वर्ग 15। तो वर्ग 13 कौन सा है आपका, इस प्रकार से देखते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और आपका इंडियम, थेलियम, और वर्ग 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इनको भी अपन आपस में जोड़ करके क्या कर सकते हैं, यहां से नए पदार्थ बना सकते हैं। तो वर्ग 13 और 15 या समूह 13 व 15 के संयोजन से, तो वर्ग 13 एवं वर्ग 15 इनके संयोजन से, जैसे एल्यूमिनियम के साथ में क्या जोड़ दिया, फास्फोरस, तो क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम के साथ में क्या जोड़ दिया, आर्सेनिक, तो गैलियम आर्सेनाइड, और इंडियम के साथ में एंटीमनी जोड़ दिया। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, इनके संयोजन से वर्ग 13 और वर्ग 15 के संयोजन से जो पदार्थ बनेगा वो आपकी विद्युत की क्या करेगा, चालकता को प्रदर्शित करेगा, विद्युत की चालकता को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। कंसेप्ट क्या रहेगा, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मुक्त होंगे। भाई क्या होगा, एल्यूमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, जहां से निकलेगा वहां पर छिद्र बनेगा, और उन त्रुटियों के कारण क्या होगी, चालकता प्रदर्शित होगी। जैसे अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम में किया था वही तरीका आपका यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको कोई लेगा तो सही, और उसको लेगा कौन, आपका फास्फोरस ले लेगा। जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको कौन लेगा, सल्फर ले लेगा। कैडमियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको कौन लेगा, सल्फर ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो है आपके छिद्र बनते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न हुई वो चीज ध्यान रखनी है। फिर अपन जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात है, उसको ध्यान रखनी है। फिर वर्ग 12 और वर्ग 16, वर्ग 13 और 15 इनके संयोजन से बने पदार्थ है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां या परमाणु या बिंदु त्रुटियां है वो आपकी कंप्लीट जो है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपने आती है परमाणु या बिंदु त्रुटियां। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा परमाणु या बिंदु त्रुटियां। तो एक बार जो है इसको वर्ग 12 और ये जो है वर्ग है, इनके तत्व भी आप याद रख लेना, क्यों ये अपन अर्धचालक कुचालक पढ़ेंगे वहां पर भी ये आपका आएगा। नेक्स्ट जो अपना प्रकार रहेगा वह है आपका परमाणु या बिंदु त्रुटियां। तो परमाणु या बिंदु त्रुटियां, तो इसमें अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, उससे पहले इसको समझते हैं कि परमाणु या बिंदु त्रुटियां होती किस प्रकार से। तो अपन जानते हैं पूरे क्रिस्टल जालक में जो आपकी जो है उस पूरे क्रिस्टल जालक की एक निश्चित ज्यामिति और व्यवस्था होती है। उस निश्चित ज्यामिति यानी कि क्रिस्टल जालक में जो भी आपके अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन जो भी होते हैं, अपन मान लो परमाणु है, तो क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की एक निश्चित ज्यामिति या व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में अगर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका परमाणविक त्रुटियां कहा जाता है। बिंदु त्रुटियां क्यों कहा जाता है कि जो वो आपके अभिकरण या जो जालक बिंदु होते हैं एक रेखा में उत्पन्न होते हैं, एक रेखा में जो ये अनियमितता उत्पन्न होती है इस कारण इसको बिंदु या रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। कैसे, जो है उदाहरण से और स्पष्ट समझेंगे। तो परमाणु या बिंदु त्रुटियों की परिभाषा क्या होगी कि क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था में या ज्यामिति में अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसे परमाणविक या बिंदु त्रुटियां कहते हैं।
तो देखो परमाणु या बिंदु त्रुटियां की क्या परिभाषा होगी कि क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था में या जो ज्यामिति में जो अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो उस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु या बिंदु त्रुटियां। इसको रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, परमाणु या बिंदु त्रुटियों को रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर जो जालक बिंदु होते हैं, यानी कि इस व्यवस्था में जो जालक बिंदु होते हैं जहां पर आपकी त्रुटि उत्पन्न होती है, वो जालक बिंदु एक निश्चित रेखा में उपस्थित होते हैं, निश्चित रेखा में होते हैं जहां पर त्रुटियां उत्पन्न होती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। तो देखो परमाणु या बिंदु त्रुटि की परिभाषा क्या होगी कि क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि एक निश्चित पैटर्न में। वो पैटर्न कौन कौन से हैं, कोष्टिकाओं के प्रकार में, और अपन ने जो है सारे पैटर्न पढ़ लिए, जो है आपके ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है कोष्टिकाओं में। तो एक निश्चित व्यवस्था या इसकी एक निश्चित ज्यामिति होगी। अब ज्यामिति भी किस प्रकार से होती है ये सारी चीजें बता दी है, षटकोणीय, वर्ग, निविड़, संकुलन, संकुलन में अपने बड़ा अष्टफलकीय होगी। तो ये सारी चीजें अपन ज्यामिति अपन है बृहज्जालक में जितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र और उनकी ज्यामिति आकार वो सारे पढ़ लिए हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो एक निश्चित व्यवस्था या जो ज्यामिति होती है उसमें अनियमितता जो उत्पन्न होती है, उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु या बिंदु त्रुटियां भी कहा जाता है। अब इसको रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है, यानी कि बिंदु त्रुटियों को रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। यानी कि परमाणु या बिंदु त्रुटियों का दूसरा नाम क्या है, रेखीय त्रुटियां। ये रेखीय त्रुटियां क्यों कहलाती है कि इसमें जो जालक बिंदु होते हैं, जहां पर आपके अवयवीकरण भी बोलते हैं अपन इसको, तो एक निश्चित रेखा में उपस्थित होते हैं और इन्हीं के कारण जहां पर ये त्रुटियां उत्पन्न होती है उस रेखा पर त्रुटियां उत्पन्न होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। तो ये आपकी इसकी परिभाषा है, जिसको आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो और अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हो और उसको याद रखना है, ताकि इसके आधार पर अपन डायग्राम करेंगे तो ये परिभाषा आपको ऑटोमेटिक आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अपन है समझते हैं कि ये किस प्रकार से होगी। उससे पहले मैं इसको परिभाषा को मिटा देता हूं। इसका उदाहरण अपन लेते हैं, या इस तरफ जो है यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूं, परिभाषा को लेने देते हैं। अब अगर मान लो इस प्रकार से जो है जालक बिंदु बने हुए हैं, तो देखो ये पूरा आपका क्रिस्टल जालक है। इसमें परमाणु एक निश्चित पैटर्न में है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक निश्चित पैटर्न या निश्चित ज्यामिति में जो है आपके यहाँ पर व्यवस्थित है। लेकिन उस ज्यामिति में क्या उत्पन्न होगी, अनियमितता उत्पन्न होगी। यानी कि इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में आपकी क्या होगी, इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिक्तिका बन गई। यानी कि यहाँ पर जो जालक बिंदु था वो जालक बिंदु है अपना यहाँ पर स्थल छोड़ करके बाहर चला गया। ऐसे कैसा इसमें अपन देखते हैं, यहाँ पर भी आए जो है आपकी जो है रेखा में थे, इस रेखा में कारण यहाँ से जो जालक बिंदु है वो अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। क्यों, ये भी जालक बिंदु है, ये भी जालक बिंदु, तो यहाँ पर भी जालक बिंदु होना चाहिए, लेकिन ये जालक बिंदु है अपना स्थल छोड़ करके बाहर चला गया। और स्थल छोड़ करके बाहर जाने से यहाँ ये स्थान रिक्त हो गया, और रिक्त होने के कारण इसको अपन ने क्या बोल दिया, रिक्तिका बोल दिया। क्यों, जालक स्थल अपना स्थल छोड़ करके चला गया। एक रेखा में ये अनियमितता उत्पन्न हुई, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रेखीय त्रुटियां भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से ये था, यहाँ पर देखो जालक स्थल अपना स्थान छोड़ करके जो है बाहर चला गया इस क्रिस्टल से, तो इस कारण से यहाँ पर क्या बनी, रिक्तिका। और इसी को क्या कहा जाता है, रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। तो ये देखो परमाणु या बिंदु त्रुटियों का जो पहला प्रकार हो गया रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष कैसे बना बताओ, यहां से डायग्राम से समझना है कि रिक्तिका दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में जो आपके जालक बिंदु है वो अपना स्थान छोड़ करके या अपना स्थल छोड़ करके कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर रिक्तिका बनती है। और उस रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, रिक्तिका दोष कहा जाता है। और इस दोष के कारण ये जो पूरा आपका पदार्थ है, ये मान लो अपने ये मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पदार्थ के घनत्व में कमी हो जाती है। क्यों हुई कमी, क्योंकि पहले अपन जानते हैं ये इसमें सारे अगर आपके कण होते हैं,
सारे के सारे परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। लेकिन कुछ है वो आपके बाहर चले गए, बाहर चलने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका क्या हो जाएगा, घनत्व है उसमें कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी, क्यों घनत्व बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखो द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। जब इसमें ये सारे के सारे जालक बिंदु इसके अंदर थे तो इसका द्रव्यमान क्या था, अधिक था, तो घनत्व भी अधिक था। लेकिन जैसे ही रिक्ति का दोष बना, रिक्ति का दोष होने से क्या हो गया, यहाँ रिक्ति बनी। क्यों, ये जालक स्थल है अपना, यहाँ से जो जालक, क्यों जालक बिंदु इस प्रकार से दर्शा रहे हैं अपन, तो ये यहाँ पर जो जालक बिंदु था वो अपना स्थल छोड़ करके बाहर चला गया, और बाहर जाने से क्या हुआ, इसके द्रव्यमान में, पूरे पदार्थ के द्रव्यमान में क्या हुई, कमी। और पदार्थ के द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिंदु त्रुटियों में जो रिक्ति का दोष होता है, उस रिक्ति का दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। पदार्थ का घनत्व है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो बिंदु या परमाणु या बिंदु त्रुटियों का जो पहला प्रकार है वो क्या होगा, रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष में क्या होते हैं, जो जालक बिंदु होते हैं वो अपना स्थल छोड़ करके कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण रिक्तिका बनती है और इस कारण दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है, रिक्ति का दोष। और रिक्ति का दोष में पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो इसी प्रकार से एक दूसरा बनेगा, यानी कि परमाणु या बिंदु त्रुटियों में जो दूसरे प्रकार का दोष बनेगा वो आपका क्या होगा, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में देखो क्या होगा कि यहां पर जो है इस प्रकार से जो है, इसी को भी आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये अवयवी कण हैं आपके व्यवस्थित है। इस प्रकार से ये आपका पूरा कृष्ण जालक है जिसमें आपके ये जालक बिंदु बने हुए हैं। अब यहां पर क्या होगा कि जालक बिंदु है वो आपका क्या होगा, अपना स्थान छोड़ करके नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, यहां पर है अंतराकाशी स्थल में आपका जालक बिंदु आ जाता है। अंतराकाशी स्थल कौन सा होता है, इन चारों के बीच में जो रिक्ति होती है वो भी मान सकते हो अंतराकाशी स्थल है। तो इन चारों के बीच में ये जो जगह है आपकी अंतराकाशी स्थल, या इन चारों जो है जालक बिंदुओं के बीच में ये जो जगह है आपकी क्या हो जाएगी, अंतराकाशी स्थल है, वो आपका क्या होगा, अंतराकाशी स्थल है, वो आपका कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपना जो है ये जालक बिंदु है, ये कोई अपनी जगह छोड़ करके नहीं गया, बल्कि यहाँ पर क्या हो गया, अन्य जालक बिंदु है वो आपके क्या हो गए, अंतराकाशी स्थल में हो गए। तो पहले तो इसका घनत्व तो फिक्स था, जितना था उतना ही है आपका। लेकिन अब देखो क्या हुआ है, बाहर जो अपने हैं यहाँ पर जो है आपके जालक बिंदु है अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, और यहाँ पर पहले इसका द्रव्यमान कम था, अब द्रव्यमान और आ गया, द्रव्यमान बढ़ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस पदार्थ का घनत्व भी है यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अंतराकाशी दोष में क्या होगा कि इस प्रकार की परमाणु या बिंदु त्रुटियों का इस प्रकार का दोष जिसमें आपके जालक बिंदु है अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, और उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होगा, इन चारों अणुओं के बीच में ये जो वाला यहाँ पर जो ये स्थान है ये अंतराकाशी स्थल होता है। इस अंतराकाशी स्थल में जालक बिंदु आपके आ जाते हैं, उसको अंतराकाशी दोष। तो पहले इसका द्रव्यमान कम था, द्रव्यमान ज्यादा हो गया, क्यों यहाँ पर आ गए, जगह तो छोड़ करके गए ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर आए हैं अंतराकाशी स्थल में, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि ये जो है आपका इस प्रकार के जो दोष है वो आपके कहां पर पाया जाता है, जो अनायनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो आयनों के रूप में या आयनिक प्रकृति के यौगिक नहीं होते हैं, उस प्रकार के जो है उदाहरणों में ये परमाणु या बिंदु त्रुटियां पाई जाती है। जिसका बिंदु त्रुटियों का पहला प्रकार है रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष में अपन क्या देखते हैं, जालक बिंदु है अपना जो है स्थान छोड़ करके जालक से जो है पूरे कृष्ण जालक से बाहर चले जाते हैं, तो पदार्थ के घनत्व में कमी हो जाती है। जबकि अंतराकाशी दोष दूसरा प्रकार है, परमाणु या बिंदु त्रुटियों का दूसरा प्रकार अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होगा, जो जालक स्थल है वो अंतराकाशी स्थल में, इसको अंतराकाशी स्थल कहा जाता है, ये वाला जो स्थल है इसको अंतराकाशी स्थल कहा जाता है। तो जालक बिंदु है इस अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, और जिसके कारण पदार्थ का घनत्व है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका जो है परमाणुक या बिंदु त्रुटियां कंप्लीट। तो अपन ने देखा ये जो इस प्रकार के जो दोनों दोष है इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो आपके इस प्रकार के उदाहरण है ये आपके जो है जनरल इस प्रकार का दोष है, परमाणु या बिंदु त्रुटियों में अंतराकाशी दोष है
अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, यानी कि जो आयनिक प्रकृति के नहीं होते हैं उनमें ये आपका दोष पाया जाता है। तो आयनिक प्रकृति में क्या होगा, क्यों सबसे ज्यादा अपन है ठोसों में आयनिक ही पढ़ेंगे, आयनिक प्रकार के यौगिक। तो आयनिक क्रिस्टल में दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आयनिक क्रिस्टल में दोष, और यही आपका क्या है इन दोषों में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर बार बार आपका है प्रश्न है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आयनिक क्रिस्टलों में दोष, जिसके बारे में अपन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज जो आपको पढ़ाया है उसका एक बार आपको रिवाइज करना होगा, और कल जो अपन है आयनिक क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होता है और कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।